नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम आज पढ़ेंगे समंकों के बारे में और वर्गीकरण के बारे में। तो सांख्यिकीय समंक दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक समंक और संख्यात्मक समंक। समंक से तात्पर्य होता है वो सांख्यिकीय तथ्य या सांख्यिकीय सूचनाएं। तो गुणात्मक समंकों का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, केवल समंकों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर उनका मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, रोजगार आदि गुणात्मक समंक होते हैं। संख्यात्मक या अंकात्मक समंकों से तात्पर्य होता है वे तथ्य या अंक जिनका प्रत्यक्ष मापन संभव होता है, जैसे कि आयु, आय, ऊंचाई, भार आदि। तो ये होते हैं संख्यात्मक या अंकात्मक समंक। अब हम चर की बात कर लेते हैं। तो चर या वेरिएबल क्या होता है? तो संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकने वाले वे तथ्य जिनके मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, उनको क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई मापी जाए तो वो लंबाई जो होगी वो चर कहलाएगी। सतत चर और विभक्त चर के बीच में क्या अंतर होता है? ये दोनों में अंतर ये होता है कि सतत चर का कोई भी मान हो सकता है, यानी कि ये निरंतर धीरे धीरे बढ़ता और भिन्नात्मक होता है, यानी पॉइंटों में भी इसका वैल्यू हो सकता है। ये 2.4, 3.5, 0 से 5 या 5 से 10 आदि वर्गांतरों के रूप में प्रकट किए जाते हैं। जबकि विभक्त चर हमेशा पूर्णांक में होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 10, 12, ये पॉइंटों में नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की परिभाषा और उसके उद्देश्य। वर्गीकरण की परिभाषा: वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संकलित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। सैक्राइस्ट के अनुसार वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम या समूहों में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबंध भागों में अलग अलग करने की रीति होती है। तो सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रमिक और समूहों में अलग अलग बांटते हैं। स्पर और स्मिथ के अनुसार समंकों को समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित करके वर्गों या विभागों में प्रस्तुत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो ये समान गुणों के आधार पर वर्गों में बांटने की प्रक्रिया ही बात है। इस प्रकार वर्गीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत आंकड़ों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों या उपवर्गों में बांट दिया जाता है। तो एक जैसे आंकड़ों को एक समूह में रखना, ये होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के उद्देश्य क्या क्या है? सांख्यिकीय सामग्री को सरल और संक्षिप्त करना। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एकत्रित समंकों की जटिलता को दूर करके उन्हें संक्षिप्त रूप देना है, ताकि समंकों को आसानी से समझा जा सके। दूसरा है समानता और असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण की सहायता से तथ्यों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें समान गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे साक्षर व निरक्षर व्यक्ति, विवाहित और अविवाहित व्यक्ति, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र। तथ्यों को तुलनीय बनाना। वर्गीकरण से समंकों का तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। यदि शहरों या गांवों की जनसंख्या को साक्षर और निरक्षर, विवाहित, अविवाहित, रोजगार और बेरोजगार वर्गों में विभाजित किया जाए तो दोनों शहरों और गांवों के गुण के आधार पर तुलना आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट है तर्कपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना। तो वर्गीकरण के माध्यम से बिखरे समंकों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। देश की जनसंख्या को बिना किसी आधार के लिखने के बजाय यदि राज्य, लिंग, धर्म, जाति, आयु, शिक्षा, रोजगार के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर लिखा जाए तो यह ज़्यादा तर्कसंगत और व्यवस्थित रूप से होगा। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। उद्देश्य समंकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना होता है। इसके फलस्वरूप समंकों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उपयोगिता। वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को समरूपता प्रदान करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना भी होता है। नेक्स्ट है सारणियन का आधार प्रदान करना। तो वर्गीकरण से सारणियन का आधार तैयार होता है। सारणियन सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार है तथा वर्गीकरण सारणियन का आधार है। तो इस तरह से ये सारणी बनाने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आदर्श वर्गीकरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है स्पष्टता। संकलित आंकड़ों को किस वर्ग या समूह में रखना है, इस संबंध में कोई अनिश्चितता या स्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। वर्गों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनमें सरलता, स्पष्टता और असंदिग्धता के लक्षण दिखाई दें। प्रत्येक मद केवल एक ही वर्ग में सम्मिलित होनी चाहिए, एक से ज़्यादा में नहीं जाना चाहिए एक आंकड़ा। दूसरा है स्थिरता। आंकड़ों की तुलना योग्य बनाने और परिणामों की अर्थपूर्ण तुलना करने के लिए आवश्यक है कि वर्गीकरण में स्थिरता हो, यानी कि उसमें बार बार में म्यूटेशन या बदलाव नहीं आना चाहिए। तीसरा है व्यापकता। विभिन्न वर्गों की रचना इस प्रकार व्यापक रूप से करनी चाहिए कि संग्रहित समंकों की कोई मद छूट नहीं जाए तथा किसी न किसी वर्ग में आवश्यक रूप से वो सम्मिलित हो जाए।
आवश्यक हो तो एक विविध वर्ग बनाया जा सकता है। जैसे विवाहित स्थिति के आधार पर वर्ग बनाते समय विवाहित और अविवाहित वाले वर्गों में विधुर, विधवा, तलाकशुदा आदि वर्गीकरण व्यापक होगा। तो व्यापकता का मतलब है कि कोई भी जो राशि है, आंकड़ा है, वो आपके वर्गीकरण से बाहर नहीं रहना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए किसी भी रूप में। फिर है उपयुक्तता। उपयुक्तता से तात्पर्य वर्गों की रचना उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए। जैसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति या बचत प्रवृत्ति जानने के लिए आय के आधार पर वर्गों की रचना करना उपयुक्त होगा। तो ये हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए वर्गीकरण। फिर है पांचवा लोचशीलता। वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए जिसमें नवीन परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन, संशोधन या समायोजन किया जा सके। यानी कि ग्रुपों को और भी बात किया जा सकना होना चाहिए या फिर उनको जोड़ा जाना पॉसिबल होना चाहिए। फिर है सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वो एक वर्ग या समूह के अंतर्गत समस्त इकाइयाँ उस गुण के अनुसार होनी चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ये सजातीयता भी होनी चाहिए। तो ये आदर्श वर्गीकरण की कुछ आवश्यक तत्व थे जो हमने चर्चा की। अब वर्गीकरण की विधियाँ और वर्गीकरण में उपयुक्त प्रमुख अवधारणाओं की बात करते हैं। तो वर्गीकरण की विधियों को निम्नलिखित दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा संख्यात्मक वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं गुणात्मक वर्गीकरण की। गुणात्मक वर्गीकरण में समंकों को उनके गुण या विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, विवाहित अविवाहित आदि। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का हो सकता है। सरल वर्गीकरण, इसे द्वंद्वभाजक वर्गीकरण भी कहते हैं। इस वर्गीकरण में तथ्यों को किसी एक गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटते हैं, जैसे स्त्री या पुरुष आदि। तो ये सरल वर्गीकरण में उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। फिर दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी कि एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। यहाँ पे चार्ट में आप देख पा रहे हैं जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, पहले पुरुष और स्त्री। फिर पुरुष वर्ग को भी दो वर्गों में बांटा गया है, शिक्षित और अशिक्षित। फिर शिक्षित को भी दो भागों में बांटा गया है, शहरी और ग्रामीण, और अशिक्षित को भी शहरी और ग्रामीण। इसी तरीके से स्त्री में भी शिक्षित अशिक्षित, फिर शिक्षित को शहरी और ग्रामीण और अशिक्षित को भी शहरी और ग्रामीण। तो इस प्रकार से ये बहुगुणी वर्गीकरण हो गया है जनसंख्या का। अब हम बात करते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण की। तो प्रत्यक्ष माप वाले तथ्यों के वर्गीकरण को संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इस वर्गीकरण की मुख्य रीतियाँ निम्नानुसार हैं। पहला है समयानुसार वर्गीकरण। जब समंकों को समय, जैसे कि घंटे, दिन, सप्ताह आदि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो उससे समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 वर्ष का देश में जूट का 5 देशों में जूट का उत्पादन निम्नानुसार दिखाया गया है। एक वर्ष में एक किसी देश में 5 वर्ष, तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चौथा वर्ष। और जूट का उत्पादन गांठों में 20, 4, 2, 3 और 1, इस तरह से ये उत्पादन दिखाया जाए तो इसको कहते हैं समानुसार वर्गीकरण। अब दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। इसे क्षेत्रीय या स्थानानुसार वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें समंकों को स्थानीय क्षेत्र के आधार पर दिखाया जाता है, जैसे कि स्थान और प्रति व्यक्ति आय डॉलर में। तो भारत की 120, जापान की 1500, फ्रांस की 2000 और अमेरिका की 4000। तो ये जो अपने दिखाया हुआ है ये है भौगोलिक वर्गीकरण। तीसरा है चर मूल्य वर्गीकरण। तो संख्याओं में स्पष्ट रूप से मापे जाने वाले तथ्य चर मूल्य कहलाते हैं। इनके आधार पर किया गया वर्गीकरण चर मूल्य वर्गीकरण कहलाता है। चर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, खंडित मूल्य और अखंडित मूल्य। इसे अग्रलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण में देखते हैं अपन। तो खंडित मूल्य के आधार पर देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, प्रतिदिन आय और परिवारों की संख्या। तो ₹10 परिवार संख्या 5, 15, 7, 20, 11, 25 के 3, 30 वाले 2, इस तरीके से टोटल 28 हैं। अगर अखंडित मूल्य के आधार पर देखें तो इनको 0 से 100 वाले बीच वाले 5, 100 से 200 वाले 7, 200 से 300 वाले 11 और 300 से 400 वाले 3 और 400 से 500 वाले 2, इस तरीके से टोटल 28। तो ये अखंडित मूल्य के आधार पर दे दिया और ये खंडित मूल्य के आधार पर। खंडित मूल्य में क्या होता है, पूर्णांक में होता है, और अखंडित मूल्य में ये पूर्णांक भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली या शब्दों की। तो पहला है वर्ग सीमाएं। तो प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। निम्न सीमा को L1 तथा उच्च सीमा को L2 द्वारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 से 20 एक वर्ग हो तो उसमें 0 निम्न सीमा होगी, L1 होगी, और 20 उच्च सीमा या L2 होगी। यदि श्रेणी समावेशी हो, जैसे कि 10 से 19, फिर 20 से 29, तो पहले वास्तविक सीमाएं निर्धारित करनी होती हैं, जो कि 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5 होंगी। अब पहले वर्ग में 19.5 L1 होगा और 9.5 L1 होगा और 19.5 L2 होगी। दूसरा है वर्ग विस्तार। प्रत्येक वर्ग के अंतर को वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतर कहते हैं। वर्ग विस्तार को उच्च सीमा L2 में से निम्न सीमा L1 को घटाकर ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 9.5 - 19.5 वर्ग
में वर्ग विस्तार देखना हो तो 19.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 10 होगा, यही हमारे वर्ग विस्तार होगा। अब मध्य बिंदु देखते हैं। किसी वर्ग की सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा L1 तथा उच्च सीमा L2 को जोड़कर 2 का भाग देते हैं और सूत्र के रूप में मिड पॉइंट और मिड वैल्यू बराबर होगा L1 + L2 बट्टे 2। वर्ग 10 0 10 का मध्य बिंदु 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 10 बट्टे 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग आवर्ती की। वर्ग बनाने के बाद ये जानना आवश्यक होता है कि समूह में से कितने पद किस वर्ग में आते हैं। यदि 0 से 5 वर्ग में यदि 5 पद आते हैं तो उस वर्ग की आवर्ती 5 हो जाएगी। आवर्ती के लिए F चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए। आवर्ती वितरण के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकार तो ये निम्न प्रकार हैं। आवर्ती वितरण के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी और सतत या विच्छिन्न श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद को स्वतंत्र रूप से दिखाया जाता है, इन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता है। प्रत्येक पद को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दिखाया जाता है, केवल उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी को निम्नलिखित उदाहरण में दिखाया गया है, वो अपन देखते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं क्रम संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक। उसके बाद गणित में प्राप्तांक दे रखे हैं, पहले वाले के 17, दूसरे के 32, तीसरे के 35। तो एक तरीके से ये बच्चों की टेबल है कि किसी कक्षा के रोल नंबर क्या है और उनके प्राप्तांक क्या हैं। तो इसमें केवल हर व्यक्ति की प्राप्तांक दिए गए हैं, ये व्यक्तिगत श्रेणी को बता रहा है। तो सांख्यिकीय गणनाओं के लिए उपरोक्त श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाएगा। सामान्यतः ऐसी श्रेणी में क्रम संख्या, अनुक्रमांक, वर्ष, स्थानों के नाम आदि दिए हुए होते हैं। इनकी विशेष पहचान ये है कि इसमें पदमूल्य ही दिए होते हैं, उनकी आवर्ती नहीं दी जाती है। दूसरी एक खंडित या विच्छिन्न श्रेणी, जब एक ही मूल्य की कई बार पुनरावृत्ति होती है तो व्यक्तिगत श्रेणी में उस मूल्य को बार बार लिखना होता है। खंडित श्रेणी में किसी भी मूल्य को बार बार नहीं लिखा जाता, बल्कि मूल्य की जितनी आवर्ती होती है, पुनरावृत्ति होती है, उतनी उसकी आवर्ती उस मूल्य के सामने टेबल में लिख दी जाती है, वही उसकी आवर्ती कहलाती है। तो ये आवर्ती उस मूल्य के सामने लिखते जाते हैं और ये खंडित श्रेणी बन जाती है। नीचे उदाहरण देखें आप, छात्रों के प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है। तो 0 1 2 3 4 और 5 ये प्राप्तांक है और उनके सामने 0 प्राप्त करने वाले 4 हैं, 1 वाले 2 हैं, 6 7 9 6 7 और 6 5। इस तरीके से छात्रों की संख्या है, कितने अंक कितने बच्चों के आए। तो ये हमारे पास खंडित श्रेणी का उदाहरण है। तो टोटल ये 30 लोग हैं। उदाहरण में स्पष्ट है कि 0 लाने वाले 4 हैं, 1 लाने वाले 2 हैं, इसी प्रकार 2 अंक लाने वाले 6 हैं, 3 वाले 7 हैं, 4 वाले 6 और 5 वाले 5 हैं। फिर बात करते हैं सतत या विच्छिन्न श्रेणी की। तो सतत श्रेणी में पदों को कुल निश्चित वर्गों में रखा जाता है। वर्गों में रखे जाने वाले पद मूल्य अपने यथार्थ मूल्य अथवा व्यक्तिगत मूल्य को खो देते हैं। व्यक्तिगत पद मूल्य किसी न किसी वर्ग मूल्य में समा जाते हैं, वर्ग समूह में समा जाते हैं। इस प्रकार बनाए गए वर्गों में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि वहाँ एक वर्ग समाप्त होता है, वहीं से दूसरा वर्ग प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ग निरंतरता के कारण इस प्रकार की श्रेणी को सतत या अविच्छिन्न श्रेणी कहते हैं। सतत श्रेणी का प्रयोग उस समय ज़्यादा होता है जहाँ पद मूल्य बहुत ज़्यादा होता है और उनका विस्तार भी ज़्यादा होता है। सतत श्रेणी का उदाहरण नीचे हम दे रखे हैं, उसको देखेंगे अपन। तो यहाँ दे रखा आयु वर्ग और व्यक्तियों की संख्या या आवर्ती। तो 0 से 10, 10 से 20 वालों में 15, 20 से 30 वालों में 10, 30 से 40 वालों में 13, 40 से 50 वालों में 12। इस तरीके से सभी वर्गों में दे रखा है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि 10 से 20 वर्गांतर की आवर्ती 15 है। इसका आशय है कि 15 जिनकी आयु 10 से 20 वर्ष के बीच है, तथा 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 30 वर्ष के मध्य है। इसी प्रकार 30 से 40 आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 13 है। अब सतत और या अविच्छिन्न श्रेणी की प्रकारों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।